मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक एबिलिटी हासिल की, रिफ्रेश। ये मुझे एक मीटर के दायरे में मौजूद निर्जीव चीज़ों को टारगेट करने और उन्हें उनकी ओरिजिनल स्टेट में रीसेट करने देता था। लेकिन असल में मैं किसी बुक को रिफ्रेश करता और वो बस एक बुक ही रहती। टॉवेल को रिफ्रेश करता तो वो भी टॉवेल ही रहता। तो जंबी अपोकैलिप्स के 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने क्रैकर्स का आखिरी आधा पैकेट उठाया, बिना पीछे देखे किसी दूसरे आदमी की कार में बैठ गई और जाने से पहले मेरे पैरों के पास एक खाली नूडल कप फेंक गई, जैसे मैं कोई आवारा कुत्ता हूं। मुझे दोष मत देना बेब, तुम्हारी एबिलिटी बस बहुत बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो भूख से मर जाऊंगी। निराशा में मैं उस खाली कप को घूरता रहा और तभी अचानक मेरे दिमाग में एक पागल सा ख्याल आया, रिफ्रेश। अचानक हवा में ब्रेस्ट बीफ की गाढ़ी खुशबू फैल गई और फटे हुए पैकेजिंग के नीचे सलीके से रखे हुए नूडल्स और 3 सीजनिंग पैकेट्स मौजूद थे। मैं जम गया। तो मेरी एबिलिटी बेकार नहीं थी, हम सबने ही इसे गलत समझा था। ये जो रिसेट टू इनिशियल स्टेट था, इसका मतलब ये नहीं था कि चीज को 1 सेकंड पहले की हालत में वापस लाना, बल्कि उसकी फैक्ट्री फ्रेश कंडीशन में ले जाना था। एक खाली नूडल कप, उसकी इनिशियल स्टेट एक बिल्कुल नया अनओपनेड नूडल कप था। मेरा दिल सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि शुद्ध उत्साह से। मैंने इस लूटे हुए कन्वीनियंस स्टोर के चारों ओर नजर दौड़ाई। शेल्फ्स पर फटे हुए स्नैक बैग्स, खाली ड्रिंक बॉटल्स बिखरी पड़ी थीं। दूसरों के लिए ये सब कचरा था, लेकिन अब मेरे लिए ये एक अंतहीन खजाना था। मैंने नूडल्स बनाने के लिए पानी उबालने की जल्दी नहीं की। अपोकैलिप्स में खाने की खुशबू अनचाहा ध्यान खींच सकती थी। मैं सावधानी से दूसरी मंजिल के स्टोरेज रूम में चढ़ गया और भारी शेल्फ से दरवाजा बंद कर दिया। पूरी तरह सुरक्षित होने का यकीन करने के बाद ही मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली कप को फर्श पर रखा और मन ही मन रिफ्रेश सोचा। मेरे सामने रखा कप हल्का सा लहराया और तुरंत ही एक बिल्कुल नया नूडल कप प्रकट हो गया। फिर से मैंने उत्साह को मुश्किल से काबू में रखते हुए इसे बार बार दोहराना शुरू किया। 10 मिनट बाद मैंने 60 इंस्टेंट नूडल कप्स का एक छोटा सा पहाड़ जमा कर लिया था। मेरी एबिलिटी में 10 सेकंड का कूलडाउन था, मतलब मेरे पास अनलिमिटेड नूडल्स हो सकते थे। फिर मैंने पास पड़ी एक खाली वाटर बॉटल को देखा, रिफ्रेश। तुरंत ही 500 मिलीलीटर की प्यूरिफाइड वाटर की बोतल प्रकट हो गई। मैंने जमीन पर पड़े फर्स्ट एड किट की तरफ देखा, जो अब बस एक खाली खोल रह गया था, रिफ्रेश। मेरे हाथों में एक बिल्कुल नया फर्स्ट एड किट प्रकट हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। फूड, वाटर, मेडिसिन, अपोकैलिप्स में सबसे कीमती रिसोर्सेज अब मेरे लिए खत्म न होने वाले थे। लियू रुयान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी एबिलिटी बेकार है? बस इंतजार करो, एक दिन तुम घुटनों के बल आकर भीख मांगोगी, मुझसे टुकड़ों के लिए भीख मांगोगी। अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को वेयरहाउस में बंद रखा। वेयरहाउस में पड़े खाली पैकेजिंग के ढेर मेरे और मटेरियल्स बन गए। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, जो भी खाने लायक था, मैंने उन्हें रिफ्रेश करके कई बड़े क्रेट्स में बदल दिया। ड्रिंक्स और बॉटलेड वाटर ने कोने का आधा हिस्सा भर दिया। सबसे जरूरी बात, मुझे एक खाली गैस कैनिस्टर मिला। स्टोर से मिले पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव के साथ मैं आखिरकार गर्म खाना खा सकता था। वेयरहाउस की सभी खिड़कियां बंद करने के बाद मैंने एक बर्तन में पानी उबाला, 3 सीजनिंग पैकेट्स फाड़े और सावधानी से नूडल केक को अंदर डाला। जब वो लंबे समय से खोई हुई खुशबू मेरी नाक में भरी, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं रोते हुए उसे तेजी से खाने लगा। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद से यह सबसे भरपेट और सुरक्षित खाना था जो मैंने खाया था। पेट भरने के बाद मेरा दिमाग साफ होने लगा। यहां छिपे रहना कोई हल नहीं था। यह कन्वीनियंस स्टोर आखिरकार ज़ॉम्बीज से भर जाएगा या दूसरे सर्वाइवर्स द्वारा खोज लिया जाएगा। मुझे एक सुरक्षित बेस ढूंढना था। इसके अलावा मुझे वेपन्स की भी जरूरत थी। सिर्फ फूड और वाटर इस उजाड़ दुनिया में मुझे बस एक आसान शिकार बना देंगे। मैंने सारे सप्लाईज 2 बड़े हाइकिंग बैकपैक्स में भर लिए। फिर मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर की दुनिया को देखा। सड़क पर कुछ जंबीज बिना मकसद के भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। मैंने उस फ्रूट नाइफ को मजबूती से पकड़ा जिसे मैंने रिफ्रेश किया था। अब वो बिल्कुल नए जैसा तेज था। चलने का समय आ गया था। बाहर निकलना तनावपूर्ण, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मैंने पीछे की गलियों के जाल का इस्तेमाल किया ताकि ज्यादातर ज़ॉम्बीज से बच सकूं। जब भी कोई अकेला भटकता हुआ मिल जाता, मैं एक रिफ्रेश किया हुआ भरा हुआ कोक का कैन पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकता। जब वो लड़खड़ाता तो मैं नाइफ से उसे खत्म कर देता। मेरा लक्ष्य था ब्लू बे रेसिडेंसेस, जो पश्चिम में था। वो एक मशहूर अपस्केल नेबरहुड था जहां सुरक्षा कड़ी थी। दीवारें ऊंची और मोटी थीं। कम से कम शुरुआत में तो वो टिक ही सकती थीं। सबसे जरूरी बात, मेरे पेरेंट्स का घर वहीं था। जब एपोकैलिप्स शुरू हुआ, मैं स्कूल में था और मेरा अपने पेरेंट्स से संपर्क टूट गया था। अब उन्हें ढूंढना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन ब्लू बे तक का सफर मेरी उम्मीद से ज्यादा कठिन निकला। पूरा शहर ठप हो चुका था। छोड़ी गई गाड़ियां हर मेन रोड को जाम किए हुए थीं। रास्ते में मैंने बहुत सी त्रासदियां देखी। सप्लाईज के लिए हिंसक लड़ाइयां हो रही थीं। तभी मुझे सच में एहसास हुआ कि लियू यान्यान का धोखा शायद इस क्रूर दुनिया में सबसे छोटी बात थी। यहां इंसानियत पहले ही टूट चुकी थी। तीसरे दिन की शाम तक मैं आखिरकार ब्लू बे के बाहरी इलाके में पहुंच गया। ऊंचे लोहे के गेट्स कसकर बंद थे। मैंने दीवारों पर गार्ड्स को देखा। जैसा मैंने सोचा था, वो अब सर्वाइवर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था। मैं पास में छिपकर काफी देर तक देखता रहा।
अंदर जाने के लिए मुझे उनकी इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता, तो मैंने अपना बैग ठीक किया, अपनी ज्यादातर सप्लाईज एक छिपे हुए सीवर में रख दी और सिर्फ 2 बॉटल्स ऑफ वाटर और एक पैक ऑफ क्रैकर्स अपने पास रखा। खुद को एक आम रिफ्यूजी की तरह दिखाते हुए गेट की तरफ बढ़ गया। रुको, कौन है वहां? दीवार से एक तेज आवाज गूंजी। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊपर की तरफ देखा। मेरा चेहरा धूल और गंदगी से भरा हुआ था। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, मेरा नाम लिनफैन है, मैं बिल्डिंग 17 में रहता हूँ। बिल्डिंग 17 लिनफैन, वेरीफाई। ऊपर वाला आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे कि वो रेडियो पर जांच कर रहा हो। एक पल बाद गेट थोड़ा सा खुला। एक आदमी हाथ में स्टील पाइप पकड़े हुए सतर्क नजरों के साथ बाहर आया। आईडी हम, उसने रूखे स्वर में कहा। मैंने अपनी जेब से पहले से तैयार किया हुआ आईडी निकाला और उसे दे दिया। उसने उसे चेक किया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अकेले हो? तुम्हारे सप्लाईज कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर मैंने सिर झुका लिया। मेरी आवाज में डर की हल्की सी कंपन थी। रास्ते में मुझे लूट लिया गया, मेरे पास बस यही बचा है। उस आदमी ने भौहें सिकोड़ी। उसे शक हो रहा था, लेकिन मेरे कमजोर शरीर और दयनीय हालत को देखकर आखिरकार उसने अपनी सतर्कता थोड़ी ढीली कर दी। अंदर आ जाओ, नियम याद रखना, सभी नए आने वालों को अपनी आधी सप्लाईज रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए देनी होंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अच्छा हुआ कि मैं पहले से तैयार था। तो मैंने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया और एक बॉटल ऑफ वाटर और आधा पैक ऑफ क्रैकर्स उसे दे दिया। उस आदमी ने उन्हें ले लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए तिरस्कार झलका, लेकिन फिर भी उसने हाथ हिलाया और मुझे अंदर जाने दिया। कॉम्प्लेक्स के अंदर आते ही वहां का नजारा देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। माहौल अभी भी तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम यहां व्यवस्था थी। लोग पेट्रोल कर रहे थे, कुछ लोग डिफेंसेस को मजबूत कर रहे थे। वहां महिलाएं और बच्चे भी थे जो कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठा थे। ये अपोकैलिप्स के बीच एक द्वीप जैसा था, बाहर के नरसंहार से कुछ समय के लिए कटा हुआ। रजिस्ट्रेशन पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि अब यहाँ एक आदमी, ब्रदर बाओ, सब संभाल रहा है। वो पहले यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था। अपोकैलिप्स के बाद उसने अर्थ एलिमेंट पावर्स हासिल कर ली और सबकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड टीम बना ली। सभी रेजिडेंट्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के आधार पर रोज का रेशन मिलता था। ज्यादा कमाने के लिए पेट्रोल या लॉजिस्टिक्स टीम्स में शामिल होना पड़ता था। मैंने अपनी सेहत खराब होने का बहाना बनाया और फिलहाल किसी टीम में शामिल नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता अपने पेरेंट्स को ढूंढना थी। बेचैन दिल के साथ मैं अपने घर के दरवाजे तक दौड़ा, लेकिन देखा कि सिक्योरिटी डोर जबरदस्ती तोड़ा गया था और अंदर सब तहस नहस था। यह देखकर मेरा दिल डूब गया। मैं अंदर भागा, पागलों की तरह मॉम और डैड को पुकारते हुए, लेकिन जवाब में सिर्फ डरावनी खामोशी मिली। लिविंग रूम की मेज पर धूल की पतली परत जमी थी, जो बता रही थी कि उन्हें गए कई दिन हो चुके थे। फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं था। शायद ये एक छोटी सी राहत थी। मैं फर्श पर ढह गया। एक अभूतपूर्व उलझन और डर ने मुझे जकड़ लिया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कहां ढूंढूं। जब मैं वहीं सुन्न बैठा था, बाहर से कदमों की आहट आई। एक घिनौनी आवाज गूंजी, वाह वाह, लगता है हम एक को छोड़ गए थे। मैंने झटके से सिर उठाया और देखा कि दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। सामने वाले का सिर मुंडा हुआ था और वो मुझे साफ दुर्भावना से देख रहा था। मैं उसे पहचान गया। वो स्कॉर्पियन था, ब्रदर बाओ के अधीन एक छोटा लेफ्टिनेंट। स्कॉर्पियन ने अपने होंठ चाटे। उसकी नजर मुझ पर ऐसे घूम रही थी जैसे मैं कटने के लिए रखा ताजा मांस हूं। तुम्हारे घर का मुखिया कुछ दिन पहले ब्रदर बाओ के काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का कर्जदार था। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब यह जगह हमारी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया? बस बाहर निकाल दिया। अपोकैलिप्स में बेकार लोगों के साथ यही होता है, लेकिन तुम काफी काबिल लगते हो। अगर तुम यहां रहकर हमारे लिए छोटे मोटे काम करोगे, कुछ काम संभालोगे, तो हम सोच सकते हैं कि तुम्हें यहां किसी तरह जीने दें। मैं कितना भोला था। सोच रहा था कि यह जगह एक सेफ हेवन है, लेकिन असल में यहां भी वही जंगल का कानून था। जैसे ही वो पास आने लगे, मेरा हाथ चुपचाप मेरे बैग के साइड पॉकेट की तरफ सरक गया। अंदर एक फ्रूट नाइफ था, जिसे मैंने तेज करके चमकदार बना दिया था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार हुआ, दरवाजे से एक ठंडी महिला आवाज गूंजी, रुको। स्कॉर्पियन और उसके आदमी बीच कदम में ही जम गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन है, उनकी मुस्कान तुरंत जम गई और उसकी जगह चापलूसी भरी इज्जत ने ले ली। दरवाजे पर खड़ी महिला काले कॉम्बैट गियर में थी। उसके हाथ में एक टांगडाव था, जिसकी धार पर अब भी गहरे लाल धब्बे लगे थे। उसके पीछे कई उतने ही खतरनाक टीम मेंबर्स खड़े थे। मैं उसे पहचान गया। वो शेन लिंग थी, ब्लेड की कैप्टन, गार्ड की सबसे ताकतवर कॉम्बैट स्क्वाड। सुना था कि उसने एक दुर्लभ मेटल टाइप एबिलिटी हासिल की है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ब्रदर लेपर्ड का सबसे भरोसेमंद हथियार। शेन लिंग ने स्कॉर्पियन को नजरअंदाज किया। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं और उसने सपाट आवाज में पूछा, यहां क्या हो रहा है? मैंने इस मौके को पकड़ लिया और तुरंत बोला, ये लोग मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियन का चेहरा बदल गया और वो जल्दी से समझाने लगा, कैप्टन शेन, इसकी बकवास मत सुनिए। इसके पेरेंट्स पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का कर्ज था। हम बस प्रॉपर्टी लेने आए हैं। प्रॉपर्टी लेने के लिए तुम दोनों का आना जरूरी है, और दरवाजा रोक रहा है तो दरवाजा रोकना भी। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी उसमें पूरा अधिकार झलक रहा था। निकलो अभी। स्कॉर्पियन ऐसे भागा जैसे उसे माफी मिल गई हो, और घबराहट में अपने आदमियों को साथ लेकर निकल गया। खतरा टलते ही मेरा तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और मैं लगभग गिर ही पड़ा। शेन लिंग ने मुझे गौर से देखा। उसकी भौं नहीं हल्की सी सिकुड़ी। शेन लिंग ने मुझे गौर से देखा।
उसकी भौं हल्की सी सिकुड़ी। आगे से उस ग्रुप से दूर रहना। वो साफ तौर पर और उलझना नहीं चाहती थी। वो मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे रोकने के लिए आवाज दी। कैप्टन शेन, क्या आपको पता है मेरे पेरेंट्स को कहाँ ले जाया गया? वे लिन जियांगुओ और वांग श्यूमी हैं। शेनलिन ने कुछ पल सोचा, फिर जैसे उसे याद आ गया। ब्रोदर बाओ ने जिन लोगों के पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं हैं और जो बुजुर्ग या डिसेबल्ड हैं, जो भारी काम नहीं कर सकते, उन्हें नॉर्थ गेट के बाहर वाले अबैंडन्ड फैक्ट्री में भेज दिया है। कहते हैं लेटिंग नेचर टेक इट्स कोर्स। मेरा दिल बैठ गया। ऐसा अबैंडन्ड फैक्ट्री में खाना, ना कोई सुरक्षा, ये तो सीधे मौत का इंतजार करने जैसा है। जैसे ही शेनलिन चली गई, मैंने तुरंत दरवाजा दरवाजा बंद कर लिया। मुझे नॉर्थ गेट वाले फैक्ट्री तक पहुंचना था। मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना था, लेकिन उससे पहले मुझे ताकत चाहिए थी। मैंने अपने बैकपैक से एक चॉकलेट बार निकाला, जल्दी से उसे खा लिया ताकि थोड़ी एनर्जी मिल जाए। फिर मेरी नजर उस स्टील पाइप पर पड़ी जो स्कॉर्पियन छोड़ गया था। वो जंग लगा हुआ था और थोड़ा टेढ़ा भी। मैंने उस पर हाथ रखा और उसे रिफ्रेश किया। तुरंत ही मेरे हाथ में एक बिल्कुल नया चमकता हुआ स्टील पाइप आ गया। लेकिन वो काफी नहीं था। मैं किचन में गया और अपने डैड का पुराना आउटडोर सर्वाइवल किट ढूंढ निकाला। उसके अंदर एक मल्टीपर्पज मिलिट्री शवेल, एक सर्वाइवल एक्स और एक डैगर था। लंबे समय तक इस्तेमाल न होने की वजह से सब कुंद हो चुके थे। मैंने तीनों वेपन्स को रिफ्रेश किया और तुरंत ही वो रेजर शार्प हालत में वापस आ गए। रात होते ही मैं पेट्रोल के शिफ्ट चेंज के दौरान चुपचाप बाहर निकला और धीरे धीरे नॉर्थ गेट की तरफ बढ़ा। मैंने सर्विलांस का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा। मैंने जो नई रोप रिफ्रेश की थी उसका इस्तेमाल करके आसानी से 3 मीटर ऊंची दीवार पार कर ली। दीवार के उस पार एक बंजर इलाका था। दूर मुझे एक फैक्ट्री दिख रही थी जो किसी खामोश स्टील के दैत्य जैसी लग रही थी। हवा में सड़ांध की बदबू भरी हुई थी। कभी कभी अंधेरे में जंबीज की गुर्राहट गूंज जाती थी। मैंने पाइप को कसकर पकड़ा और झुककर आगे बढ़ने लगा। तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ता गया। लेकिन जितना मैं फैक्ट्री के करीब पहुंचता गया, उतने ही ज्यादा जॉम्बीज दिखाई देने लगे। मैं एक टूटी फूटी दीवार के पीछे छिप गया। फैक्ट्री के एंट्रेंस पर कम से कम 1 दर्जन जॉम्बीज जमा थे, किसी आवाज से खिंचकर आए हुए। वे पागलों की तरह फैक्ट्री के बंद लोहे के गेट को पीट रहे थे और अंदर से हल्की हल्की चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। मेरे पेरेंट्स अंदर ही थे। मैं बुरी तरह घबरा गया, लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे जबरदस्ती अंदर घुसने से रोका। मैंने आसपास नजर दौड़ाई और फैक्ट्री के साइड में ऊंचाई पर लगी खिड़कियों की एक कतार देखी जो जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर थी। शायद मैं वहां से अंदर जा सकता था। फैसला करते ही मैं तुरंत हरकत में आ गया। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक छोड़ी हुई कार पर फेंक दिया। वो विंडशील्ड से टकराया और एक तेज आवाज हुई। जैसा मैंने सोचा था, एंट्रेंस पर खड़े जम्बीज उस आवाज की तरफ खिंच गए, धीरे धीरे मुड़े और लड़खड़ाते हुए आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। मौका देखते ही मैं तेजी से फैक्ट्री की दीवार तक दौड़ा। मैंने अपने बैकपैक से रोप निकाली जिसके एक सिरे पर क्लाइंबिंग पिक बंधा था। मैंने उसे जोर से घुमाकर फेंका। पिक खिड़की के किनारे में मजबूती से फंस गया। मैंने गहरी सांस ली और फुर्ती से रोप पर चढ़ गया। जल्दी से खुद को खिड़की के अंदर खींचा और लुढ़कते हुए फैक्ट्री के अंदर जा गिरा। वो एक विशाल प्रोडक्शन फ्लोर था जिसमें जंग लगी मशीनें और बिखरे हुए पार्ट्स पड़े थे। टूटी हुई छत से सिर्फ चांदनी की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। वर्कशॉप के दूसरे सिरे से धीमी सिसकियों और बहस की आवाजें आ रही थीं। मैं सावधानी से उन आवाजों की तरफ बढ़ा। फेंकी हुई मशीनों से घिरे एक कोने में मैंने दर्जनों सर्वाइवर्स को देखा, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे थे। मैंने तुरंत अपने पेरेंट्स को उनमें पहचान लिया। वे कोने में सिमटे हुए थे। मेरी मां घुटनों को पकड़े चुपचाप रो रही थी और मेरे पिता उन्हें कसकर पकड़कर दिलासा दे रहे थे। मेरी आंखें तुरंत भर आईं। मैं रूंधे गले से पुकार उठा। मेरी आवाज सुनते ही सब चौंक गए। सभी के सिर मेरी तरफ मुड़ गए। मेरे पेरेंट्स ने भी झट से सिर उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरों पर हैरानी से सीधी खुशी आ गई। मेरी मां चिल्लाईं और भागते हुए मेरी तरफ आ गईं। इस निराशाजनक एपोकैलिप्स में हम तीनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। मिलने की खुशी ने सारी डर और चिंता को धो डाला, लेकिन जल्द ही एक कड़क आवाज ने इस पल को तोड़ दिया। ओए, कहां से आया तू? एक दागदार चेहरे वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके पीछे कई ताकतवर जवान खड़े थे। स्पष्ट था कि वही यहां का लीडर था। उसकी नजर मेरे कंधे पर टंगे भरे हुए बैकपैक पर टिक गई। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। दम है तुझमें लड़के? अकेले यहां तक पहुंच गया? उस बैकपैक में क्या है? खोलकर दिखा। मैं अपने पेरेंट्स के सामने आकर खड़ा हो गया, उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए। ये मेरा है। तेरा? स्कार ने तिरस्कार से हंसा। यहां कुछ भी किसी का नहीं होता, सब कुछ मेरा है। अगर भलाई चाहता है तो बैग दे दे, वरना। उसने अपना माचेते उठा लिया। धमकी साफ थी। उसके गुंडे उसके पीछे से आगे बढ़ने लगे। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी शिकार को देखते हैं। यहां लाए गए बुजुर्ग और कमजोर लोग गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन बस बेबस होकर देख सकते थे। ये देखकर मेरे पिता ने मुझे अपने पीछे खींच लिया और स्कार की तरफ मजबूर मुस्कान के साथ बोले, बॉस, मेरा बेटा समझदार नहीं है। उसके बैग में बस थोड़ा सा खाना है। आप सब ले लीजिए, बस उसे मत चोट पहुंचाइए। अब बहुत देर हो चुकी है, स्कार ने तिरस्कार से कहा। अब मुझे उसके बैग से ज्यादा चाहिए। मुझे उसकी जान चाहिए।
उसके ये कहते ही स्कार मेरी तरफ झपट पड़ा। मेरी आंखों में ठंडी चमक कौंधी। पीछे हटने के बजाय मैं एक कदम आगे बढ़ा। मेरा स्टील पाइप तेज कोण से घूमा और उसकी कलाई पर जोर से जा लगा। एक तीखी आवाज गूंजी। स्कार की कलाई अजीब से कोण पर मुड़ गई। सब लोग जड़ हो गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह दुबला पतला सा लड़का वापस लड़ाई करेगा। स्कार दर्द से पसीने पसीने हो गया, उसका चेहरा बिगड़ गया और वो गरजते हुए बोला, तूने मुझे मारा? इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। मैं इसे ऐसी हालत में पहुंचा दूंगा कि यह मौत मांगेगा। उसके गुंडे होश में आए। वे चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैंने अपना बैकपैक अपने पेरेंट्स की तरफ फेंक दिया, फिर अपना पाइप उठाकर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। एक गुंडे ने मुझ पर लकड़ी का डंडा घुमाया। मैं साइड में हट गया और अपनी कलाई घुमाई। मेरे पाइप का दूसरा सिरा सीधे उसके ग्रोन पर लगा। वो तुरंत चीख पड़ा, दोहरे होकर जमीन पर गिर गया। कोई भी हरकत बेकार नहीं गई, हर बार किसी नाजुक जोड़ पर पड़ा। बस इतना कि मैं खुद को बचा सकूं। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही थी वो ये कि मेरी स्टैमिना जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। दो को गिराने के बाद बाकी गुंडे डर गए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्कारफेस अपनी टूटी कलाई पकड़कर हैरानी और गुस्से से मुझे घूर रहा था। तो तू आखिर है कौन? क्या तू भी एबिलिटी यूजर है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसे ठंडी नजरों से घूरा। अपोकैलिप्स के इन महीनों में जो भी मैंने सहा था, इस पल शुद्ध गुस्से में बदल गया। यहां से चले जाओ वरना मर जाओ। मेरी बेरहमी ने सबको हिला दिया। स्कारफेस के चेहरे पर हिचकिचाहट आई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने खतरनाक इंसान से उलझ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये टकराव जारी था, अचानक फैक्ट्री का आयरन गेट एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ हिल उठा। फिर दूसरी, फिर तीसरी। इससे भीड़ में अफरा तफरी मच गई। बाहर के जॉम्बीज गेट को तोड़ने में लगे थे। क्या हो रहा है? जॉम्बीज अचानक इतने उग्र क्यों हो गए? घबराहट आग की तरह फैल गई। स्कारफेस के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो कुछ गुंडों के साथ मिलकर अपने शरीर और मलबे का सहारा लेकर मुश्किल से झुकते हुए गेट को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। गेट पर जोरदार टक्करों के निशान पड़ चुके थे। कुंडी दबाव में कराह रही थी और वो टूटने के कगार पर था। निराशा ने सबको जकड़ लिया। मेरे पेरेंट्स डर से कांप रहे थे, मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए। मैंने एक नजर डाली। वो एक पुराना जंग लगा आयरन गेट था। मेरे दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। फिर स्टील पाइप को पकड़कर सबकी हैरान निगाहों के बीच मैं गेट की तरफ बढ़ा। क्या कर रहे हो? तुम खुद को मरवाओगे। दरवाजा सरवाजा संभाल रहे एक गुंडे ने मुझ पर चिल्लाया। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपनी हथेली सीधे उस ठंडे जंग लगे लोहे पर रख दी। फिर सबकी अविश्वास भरी नजरों के सामने एक चमत्कार हुआ। वो टूटा फूटा आयरन गेट मानो समय उल्टा चलने लगा हो, धीरे धीरे सीधा होने लगा, यहां तक कि मुड़ा हुआ फ्रेम भी सीधा हो गया। कुछ ही सेकंड में एक चमकता हुआ स्टील डोर सबके सामने खड़ा था। जॉम्बीज के हमले के बावजूद वो दरवाजा मजबूती से खड़ा रहा। बस हल्की हल्की थक थक की आवाज आ रही थी। पूरा वर्कशॉप एकदम शांत हो गया। सब मुझे हैरानी से घूर रहे थे। स्कारफेस का मुंह खुला रह गया। वो अपनी टूटी कलाई तक भूल गया। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए हकलाकर कहा, तो तुम्हारी पावर रिपेयर है? मुझे उसे समझाने की कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपना हाथ हटा लिया और उसे ठंडी नजरों से देखा। अपोकैलिप्स में सिर्फ ताकत ही असली करेंसी है। अभी अभी दिखाई गई मेरी बेरहमी और इस चमत्कारी ताकत के साथ स्कारफेस का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। वो मुझे देख रहा था और उसकी आंखों में अब लालच नहीं था, सिर्फ गहरा अंदर तक बैठा हुआ डर था। बब बिग ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि मैं किससे उलझ रहा हूं। आप जैसे कद के इंसान कृपया इसे दिल पर मत लीजिए। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस अपने पेरेंट्स के पास चला गया। मेरी मां ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मिलीजुली भावनाएं थीं, गर्व, चिंता और जैसे वो मुझे पूरी तरह पहचान नहीं पा रही हों। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें भरोसा दिलाने वाली नजर से देखा। मॉम, चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर उस बड़े से बैकपैक में से मैंने एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, एक सॉसेज और एक बॉटल नाइफ वाटर निकाली। मैंने उन्हें दे दिया। मॉम, डैड, पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। वे सर्वाइवर्स जो पता नहीं कब से भूखे थे, मेरे पेरेंट्स के हाथों में खाना देखकर जोर जोर से निगलने लगे। उनकी आंखों में बेकाबू भूख भरी हुई थी। स्कारफेस और उसके लोग अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। अपोकैलिप्स में जहां खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, मेरी इतनी आसानी से मिली प्रचुरता उन्हें गेट ठीक करने से भी ज्यादा चौंका रही थी। जब मैं ये सब कर चुका, मैंने फिर से स्कारफेस की तरफ देखा। अब से ये जगह मैं चलाऊंगा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन सबने उसे साफ साफ सुन लिया। स्कारफेस का चेहरा खिंच गया। आखिरकार उसने हार मानते हुए सिर झुका लिया। फैक्ट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड पर कब्जा करना मेरी उम्मीद से ज्यादा आसान था। जब सामने जबरदस्त ताकत और खत्म न होने वाली सप्लाईज हों, तो स्कारफेस की छोटी मोटी हुकूमत तुरंत बिखर गई। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला। अपोकलिप्स में इंसान भी एक रिसोर्स होते हैं। मैंने उन्हें गार्ड ड्यूटी और जॉम्बी क्लीनअप पर लगा दिया। फूड और लॉजिस्टिक्स मैं खुद संभालता था। हर दिन मैं खुद को एक प्राइवेट रूम में बंद कर लेता, दिखाने के लिए कि मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूं, जबकि असल में मैं जितनी तेजी से हो सके उतना खाना तैयार कर रहा होता। जब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती, तो क्रेट के बाद क्रेट नई सप्लाईज सबके सामने प्रकट हो जाती। उस समय तक हर कोई मुझे सिर्फ हैरानी और सम्मान से देखता था। सबको लगता था कि मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जिसमें मैं ढेर सारी सप्लाई स्टोर करके रखता हूं।
भरपूर खाने और सुरक्षित ठिकाने के साथ सर्वाइवर्स धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगे। मेरे मैनेजमेंट में पूरा एबंडेंट फैक्ट्री अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया। मॉम और डैड मेरी राइट हैंड टीम बन गए, लोगों को संभालने और सप्लाईज बांटने में मेरी मदद करते हुए। दूसरों के बीच उनका सम्मान और आत्मविश्वास वापस आ गया। उनका मनोबल हर दिन बढ़ता जा रहा था। सब कुछ बेहतर होता दिख रहा था। फिर भी एक बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। वो थी ब्लू बे कम्युनिटी। वो प्रॉपर्टी मैनेजर बाओ, जिसने मेरे पेरेंट्स जैसे बेबस बुजुर्गों को बाहर निकाल दिया, उन्हें खुद के हाल पर छोड़ दिया। मैं उससे इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा। इसके अलावा ब्लू बे की डिफेंस और रहने की हालत इस जर्जर फैक्ट्री से कहीं बेहतर थी। मैं अपने पेरेंट्स को और उन सभी को जो मेरे साथ खड़े रहे एक असली घर देना चाहता था। अब समय आ गया था बाओ से निपटने का। एक हफ्ते बाद मैंने सारी तैयारियां पूरी कर लीं। मैंने अपनी रेस्टोरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके फैक्ट्री में मिले कई छोड़े गए स्कूटर्स को पूरी तरह चार्ज और बिल्कुल नया जैसा बना दिया। मैंने दर्जनों नए प्रोटेक्टिव सूट्स, हेलमेट्स और स्टील टेड बूट्स भी तैयार किए। वेपन्स के लिए स्टील पाइप्स और एक्सेस के अलावा मैंने लोगों से फैक्ट्री का स्टील लेकर उसे तेज भालों में ढालने को कहा। स्कारफेस और उसके खास लोग अब पूरी तरह से मेरे वफादार बन चुके थे। मैंने उन्हें खाना और सुरक्षा दी थी, जो इस अपोकैलिप्स में किसी की जान बचाने जैसा एहसान था। मैंने स्कारफेस समेत 20 सबसे मजबूत लोगों को चुना। जाने से पहले मैंने टीम की तरफ देखा और उन्हें एक छोटा सा जोशीला भाषण दिया। इस बार हम भीख मांगने वापस नहीं जा रहे हैं, हम अपना हक लेने जा रहे हैं। ब्लू बे के पास मजबूत दीवारें हैं और आरामदायक घर हैं। हम वहां एक सच में सुरक्षित घर बनाएंगे। जो मेरे साथ है वो गाड़ी में बैठे। कोई भी हिचकिचाया नहीं। जो मैंने किया था उसे देखने के बाद उन्हें मुझ पर अंधा भरोसा हो गया था। 20 गाड़ियों का एक काफिला पूरी ताकत के साथ ब्लू बे की ओर निकल पड़ा। जब हम नॉर्थ गेट पर पहुंचे, दीवार पर खड़े गार्ड्स ने हमें देख लिया। हमें इतने अच्छे हथियारों के साथ देखकर वे कुछ पल के लिए सन्न रह गए। स्कारफेस, क्या तुम्हें बाहर नहीं निकाल दिया गया था? तुम वापस क्या करने आए हो? स्कारफेस अब मेरा वफादार आदमी था। वो सीधे खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, हम ब्रदर बाओ से बिजनेस की बात करने आए हैं। बिजनेस? तुम लोग? गार्ड हंस पड़ा। मैं गाड़ी से उतरा, आगे बढ़कर शांत स्वर में कहा, जाकर ब्रदर बाओ को बता दो लिन फैन वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे समूह के बीच देखकर उसे समझ आ गया कि मैं महत्वपूर्ण हूं। कुछ पल रुकने के बाद उसने रेडियो उठाया और ऊपर रिपोर्ट कर दी। जल्द ही नॉर्थ गेट खुल गया। ब्रदर बाओ एक बड़े दल के साथ बाहर आया, जिसमें शेन लिंग भी थी, जो गार्ड स्क्वाड की फॉर्मर कैप्टन थी। ब्रदर बाओ 40 के आसपास का भारी भरकम आदमी था, जिसकी आंखों में चालाकी और घमंड साफ दिखता था। जब उसने हमारे ग्रुप को देखा, खासकर हमारे बिल्कुल नए गियर और सख्त तैयार अंदाज को, उसकी आंखों में हैरानी और लालच चमक उठा। वाह वाह, छोटे भाई लिन फैन, काफी समय बाद मिल रहे हैं। कहां से जैकपॉट मार लिया? ब्रदर बाओ, मैं सीधी बात करता हूं। मैं अपने लोगों को ब्लू बे में लाना चाहता हूं। ब्रदर बाओ ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजेदार बात सुन ली हो, जोर से ठहाका लगाते हुए। छोटे भाई, होश में हो? मैंने ब्लू बे के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दूं? इसकी वजह से। मैंने उंगलियां चटकाईं। मेरे पीछे स्कारफेस एक क्रेट लेकर आगे आया। जैसे ही उसे खोला गया, उसमें सील्ड कंप्रेस्ड बिस्किट्स का पूरा डिब्बा भरा था। ब्रदर बाओ की हंसी तुरंत रुक गई। उसके पीछे खड़े गार्ड्स सबके सब हैरानी से सांस खींचने लगे। हालांकि ब्लू बे की डिफेंसेस मजबूत थीं, लेकिन ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खपत। खाना हमेशा से कम पड़ता था। उनका रोज का रेशन बस एक टुकड़ा काला ब्रेड था। इतना सारा खाना तुम्हें कहां से मिला? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आया। मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, हम साथ काम करेंगे या नहीं? ब्रदर बाओ की आंखें झपकीं। तुम किस तरह का कॉन्परेशन चाहते हो? सीधी बात है, मेरे लोग अंदर आएंगे, हम खाने का एक हिस्सा देंगे, तुम सिक्योरिटी संभालो, हम मिलकर इस जगह को चलाएंगे। ब्रदर बाओ का चेहरा सख्त हो गया। छोटे भाई, तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं इस बेस का लीडर हूं। मैं कैसे किसी अनजान लड़के के साथ बराबरी पर पावर शेयर कर सकता हूं? ये मेरी शर्तें हैं। अगर तुम मानते नहीं हो तो हम लड़ते हुए अंदर आएंगे। लड़ते हुए अंदर आओगे? हाँ हाँ हाँ। तुम सिर्फ 20 लोग? शेनलिंग। उसके आदेश पर शेन लिंग और उसके पीछे खड़ी ब्लेड स्क्वाड एक साथ आगे बढ़ी। तुरंत ही हवा में जानलेवा दबाव फैल गया। ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे की सबसे ताकतवर ताकत थी। हर मेंबर एक अनुभवी एबिलिटी यूजर था। मेरे लोग तुरंत सतर्क हो गए। सिर्फ मैं ही शांत खड़ा रहा। मैंने शेन लिंग की तरफ देखा। वो महिला जिसने कभी मेरी मदद की थी, वो भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हैरानी थी। कैप्टन शेन, क्या आपको भी लगता है कि हम अंदर नहीं जा सकते? शेन लिंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर लिन, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ब्लू बे के पास 200 गार्ड्स हैं। जबरदस्ती अंदर घुसना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात एक दोस्ताना चेतावनी थी। ब्रदर बाओ विजयी मुस्कान के साथ हंसा। सुना तुमने? ज्यादा मत उछलो, अपना सारा खाना दे दो तो शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को यहां रहने दूं, एक आम रेजिडेंट की तरह। और तुम्हारे आदमियों को उन्हें वापस भेज दो जहां से आए हैं। यही उसका जवाब था। मेरी सारी सप्लाईज ले लो और फिर मेरे सारे लोगों को भगा दो। क्या चालाक चाल चली थी? मैं मुस्कुराया। लगता है अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था।
मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके पीछे कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे साफ आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, आकर बैठा हूं। मुझे अंदर आने दो, वरना मैं उस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। मेरे शब्दों ने पूरे माहौल को एक अजीब सी खामोशी में डुबो दिया और फिर अचानक जोरदार हंसी में बदल गया। ब्रदर बाव इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेनलिंग, सुना तुमने? ये इस साल की सबसे मजेदार बात है। लेकिन शेनलिंग नहीं हंसी। वो बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें पूरी तरह गंभीर थीं। उसे महसूस हो गया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। और सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे से मुस्कान हटा दी और गिनती शुरू कर दी। ब्रदर बाव के चेहरे की हंसी जम गई। सबकी हंसी धीरे धीरे खत्म हो गई। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ अजीब लगने लगा हो। वो 30 मंजिला टावर ब्लू बे कॉम्प्लेक्स की पहचान थी और ज्यादातर गार्ड्स के परिवार वहीं रहते थे। जैसे ही मैं वन पर पहुंचा, ब्रोदर बाओ आखिरकार गरजा, सिर्फ दिखावे के गुस्से के साथ, बकवास बंद करो, इसे पकड़ लो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मेरी गिनती खत्म हुई, मैंने अपनी पावर छोड़ दी। मैंने पास की किसी चीज को टारगेट नहीं किया, बल्कि अपनी पावर की रेंज को उसकी पूरी सीमा तक धकेल दिया। मैंने दूर खड़ी उस विशाल बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया और मन ही मन कहा, रिफ्रेश। पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए शांत हो गई। सैकड़ों डरी हुई आंखों के सामने वो 30 मंजिला स्काई स्क्रैपर ऐसे झिलमिलाने लगा जैसे कोई खराब टीवी सिग्नल हो, बुरी तरह ग्लिच करता हुआ। उसका आकार धुंधला होने लगा, धीरे धीरे गायब होने लगा। सिर्फ एक सेकंड में वो बिल्डिंग और उसके अंदर की हर चीज हवा में गायब हो गई। सिर्फ खाली फाउंडेशन बची थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। सबके चेहरे जम गए, हैरानी और बयान से परे डर से भर गए। ब्रदर बाव के लोग पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने वेपन्स गिरा दिए और चीखते हुए हर दिशा में भागने लगे, जैसे वो खुद अपोकैलिप्स से भाग रहे हों। खुद ब्रदर बाव जमीन पर ढह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी गर्व की 200 लोगों की गार्ड यूनिट एक पल में बिखर गई। शेनलिंग और उसके पीछे खड़ी ब्लेड स्क्वाड टूटी नहीं, लेकिन हर चेहरे पर सिर्फ हैरानी और डर था। शेनलिंग के हाथ में पकड़ी ब्लेड हल्की सी कांप रही थी। वो मुझे देख रही थी। उसकी नजर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो मुझे एक काबिल सर्वाइवर की तरह नहीं, बल्कि जमीन पर चलते किसी देवता की तरह देख रही थी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया और जमीन पर पड़े लगभग बेहोश ब्रदर बाओ के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखा, मुझे ऐसे जैसे मैं कोई राक्षस हूं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अब क्या मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूं? ब्रदर बाओ ने पागलों की तरह सिर हिलाया और घबराकर एक तरफ हट गया ताकि रास्ता साफ हो जाए। मैंने उसे नजरअंदाज किया, पीछे खड़े लोगों की तरफ मुड़ा और स्कारफेस और बाकी लोगों से, जो खुद भी स्तब्ध थे, कहा, अंदर चलो। तभी मेरी टीम को होश आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में जोश और अटूट श्रद्धा भरी हुई थी। उन्हें पता था कि उनका लीडर मजबूत है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी ताकत की कल्पना नहीं की थी। पूरी एक बिल्डिंग को मिटा देना, यह कैसी शक्ति थी? ऐसे लीडर के साथ अपोकैलिप्स में जिंदा रहना कोई मुश्किल नहीं था। हमारा ग्रुप सबकी हैरानी भरी नजरों के बीच ब्लू बे रेसिडेंसेस के अंदर दाखिल हुआ। किसी ने भी हमारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं की। शेनलिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड चुपचाप हमारे पीछे पीछे चल रही थी, जैसे वो हमें एस्कॉर्ट कर रही हों। मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि ब्लू बे रेसिडेंसेस का अब एक नया मालिक है। ब्लू बे में बसने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था हिसाब बराबर करना। ब्रदर बाव और उसके खास लोग जो डर के बल पर राज करते थे, उन्हें बंद कर दिया गया। मैंने उन्हें मारा नहीं, मैंने बस उनकी पावर्स छीन ली। इवॉल्व होने के बाद मेरी रिफ्रेश एबिलिटी अब लिविंग थिंग्स पर भी काम कर सकती थी। मैं किसी इंसान के शरीर को रिफ्रेश कर सकता था, उसे पूरी तरह स्वस्थ हालत में वापस ला सकता था। और स्वाभाविक रूप से मैं उनके अंदर के पावर कोर को भी रिफ्रेश कर सकता था, उसे उस स्थिति में ले जाकर जहां उन्होंने कभी अवेकन ही नहीं किया था। जब ब्रदर बाओ एक अर्थ टाइप यूजर से एक बेबस मोटे आदमी में बदल गया, तो वो पूरी तरह टूट गया। जहां तक शेन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड का सवाल है, मैंने उन्हें अपने साथ मिलाने का फैसला किया। वे असली योद्धा थे। उनके अंदर अब भी इंसानियत बाकी थी। एपोकैलिप्स में यह बहुत दुर्लभ था। शेन लिंग के सामने ही मैंने एक टांग ब्लेड को रिफ्रेश किया जो लड़ाई में कुंद हो गई थी। फिर एक एंटीबायोटिक्स का डिब्बा जो एक्सपायर होने वाला था, उसे रिफ्रेश करके बिल्कुल नई दवाइयों में बदल दिया। शेनलिंग ये सब देखती रही और आखिरकार उसे समझ आ गया। मेरी एबिलिटी ना तो स्पेशियल स्टोरेज थी और ना ही रिपेयर। ये ऐसी चीज थी जिसे वो समझ नहीं सकती थी, लगभग किसी प्राकृतिक नियम जैसी, एक ऐसी शक्ति जो खुद मूल नियमों को छूती हो। वो लंबे समय तक चुप रही, फिर आखिरकार उसने मेरे सामने सिर झुका दिया। ब्लेड स्क्वाड, आज से हम आपके आदेश मानेंगे। ब्लेड स्क्वाड के मेरे साथ आने के बाद मैंने सच में ब्लू बे रेसिडेंसेस पर पूरा नियंत्रण पा लिया। मैंने नए नियम बनाए। हर कोई, चाहे उसके पास पावर हो या नहीं, अगर काम करेगा तो उसे खाना मिलेगा। मेरी खत्म ना होने वाली सप्लाईज के साथ मैंने जल्दी ही सबका भरोसा जीत लिया। साथ ही मैंने कम्युनिटी के सारे ट्रबल मेकर्स को भी साफ कर दिया। मेरे मैनेजमेंट में ब्लू बे पूरी तरह बदल गया, फिर से जीवंत और फलता फूलता हुआ। मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मेरी एबिलिटी असल में क्या है। उन्हें बस इतना पता था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है
और वो ऐसा इंसान बन गया है जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता है। जब बेस पूरी तरह स्थिर हो गया, मैंने कुछ और गहराई से सोचना शुरू किया। आखिर मेरी एबिलिटी की सीमा क्या है? मैंने इंस्टेंट नूडल्स को रिफ्रेश किया था, मैंने पूरी बिल्डिंग्स को रिफ्रेश किया था, तो क्या मैं किसी जीवित इंसान को भी रिफ्रेश कर सकता हूं? मुझे एक गार्ड मिला जिसे लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी ने खरोंच दिया था और जो पहले ही बदलना शुरू हो चुका था। सबको लगा कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। एक हल्की सफेद रोशनी उस गार्ड को घेरने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसके शरीर में हो रहे बदलाव साफ तौर पर कम होने लगे। मैंने उसकी चोट को गायब होते देखा और मेरे सीने में जैसे लहर उठ गई। मैंने कर दिखाया। मैंने उसके शरीर को संक्रमण से पहले की ओरिजिनल स्टेट में वापस ला दिया था। इसका मतलब था ज़ॉम्बी वायरस अब मौत की सजा नहीं रहा। इस खोज ने मुझे एक पूरी बिल्डिंग रिफ्रेश करने से भी ज्यादा उत्साहित कर दिया। अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता हूं तो क्या इसका मतलब नहीं कि मैं और लोगों को बचा सकता हूं? शायद इस अपोकैलिप्स को खत्म भी कर सकता हूं। मेरे दिमाग में एक बड़ा प्लान धीरे धीरे आकार लेने लगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ निजी हिसाब चुकता करने थे। मैंने शेन लिंग को बुलाया और पूछा कि क्या लाइहो नाम के किसी सर्वाइवर ग्रुप की कोई खबर है, वही जिसमें चेन यान है, एक डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर, और मेरी एक्स लियू रुयान। शेन लिंग ने मैप निकाला और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ इशारा किया। हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। वे ईस्ट के सबसे बड़े फैक्शन हैं। उनके लीडर का नाम चेन यान है, एक पीक डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर। मेरी आंखों में ठंडी चमक आ गई। चलो कल अपने पड़ोसियों से मिलने चलते हैं। अगले दिन मैं सिर्फ शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड को साथ लेकर गया। हम एक आर्मर्ड ऑफ रोडर में बैठे जिसे मैंने अपग्रेड किया था और सीधे उस बड़े सुपरमार्केट की तरफ बढ़ गए। वो जगह एक मजबूत किले में बदल चुकी थी। दीवारों पर हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे। हमारे पहुंचते ही वे सतर्क हो गए। अपना नाम बताओ, शेन लिंग ने खिड़की से बाहर झुककर चिल्लाया। लिन फैन लैनबे बेस से ब्लेज बेस के लीडर चेन यान से मिलने आया है। दीवार पर खड़े लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन लैनबे बेस का नाम उन्होंने सुना हुआ था। कुछ ही देर में सुपरमार्केट का मेन गेट खुल गया। एक आदमी लाल लेदर जैकेट पहने बाहर आया। उसके पीछे लियू रुयान खड़ी थी, चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए। कई महीने बीत चुके थे। लियू रुयान अब काफी अच्छी हालत में लग रही थी। मुझे देखते ही वो ठिठक गई, फिर उसके चेहरे पर साफ तिरस्कार और घमंड आ गया। वाह, लिन फैन ही है ना? बाहर टिक नहीं पाए, अब ब्लेज के पास मदद मांगने आए हो? उसे शायद अब भी लगता था कि मैं वही बेकार इंसान हूं जिसे उसकी जरूरत थी। चेन यान ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर जब उसने मेरे पीछे खड़ी शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए सतर्कता आई, लेकिन ज्यादातर वो बेपरवाही दिखा। लान बे बेस कभी नाम नहीं सुना। हम फ्री में खाने वालों को नहीं रखते। चूंकि हम सब सर्वाइवर्स हैं, अपनी गाड़ी और सप्लाईज छोड़ दो और यहां से निकल जाओ। वो बहुत अकड़ में बोल रहा था। उसके दिमाग में उसकी लो लेवल फायर पावर्स उसे अजय बनाती थीं। लियू रुयान भी उसके साथ मिलकर बोलने लगी। सुना तुमने लिन फैन, पुराने रिश्ते की वजह से कह रही हूं, ज्यादा उड़ मत। तुम्हारी औकात अब चेन यान के जूते चमकाने लायक भी नहीं है। मैंने उसके उस घमंडी चेहरे को देखा और अचानक हंस पड़ा। लियू रुयान, याद है वो खाली इंस्टेंट नूडल कप जो तुमने मुझ पर फेंका था? लियू रुयान ठिठक गई, समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं। कौन सा नूडल कप? मुझे कुछ याद नहीं। दफा हो जाओ, रास्ता मत रोको। मैंने अपनी मुस्कान हटा दी। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे याद है। आज मैं तुम्हें वही खिलाने आया हूं। लियू रुयान ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और जोर से हंसने लगी। लिन फैन, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे नूडल कब खिलाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? चेन यान ने हाथ बांधकर तिरस्कार से मुस्कुराया। काफी बड़े बोल बोल रहे हो लड़के। लगता है अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हें मौत शब्द लिखना भी नहीं आएगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसकी हथेली में एक जलती हुई आग का गोला बन गया जो तेज गर्मी छोड़ रहा था। ब्लेड स्क्वाड के मेंबर्स तुरंत डिफेंसिव स्टैंस में आ गए। सिर्फ शेन लिंग और मैं ही बिना हिले खड़े रहे। मैंने उसके हाथ में उस फायरबॉल को देखा। मैंने सिर हिलाया। बस इतना ही है तुम्हारे पास? बेकार। इतना कहते हुए मैंने अपना हाथ उठाया। चेन यान की हथेली में जलता हुआ फायरबॉल हवा में बुझती हुई मोमबत्ती की तरह गायब हो गया। एक हल्की सी आवाज के साथ वो पूरी तरह खत्म हो गया। चेन यान के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। वो अपनी खाली हथेली को अविश्वास से देखने लगा। ये क्या हुआ? मेरी आग कहां गई? उसने अपनी एबिलिटी फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले, एक चिंगारी तक नहीं निकली। उसकी सबसे कीमती डी रैंक फायर मैनिपुलेशन एबिलिटी गायब हो चुकी थी। तो तुमने मेरे साथ क्या किया? चेन यान ने डर के मारे मेरी तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस लियू रुयान की तरफ मुड़ा, जो डर से जमी हुई खड़ी थी। अब समझ आया कि मुझे यह हक किसने दिया। लियू रुयान के होंठ कांप रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो डरावनी फ्लेम एबिलिटी मेरे सामने चुपचाप खत्म हो गई। डर के मारे वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी।
शेनलिंग ने उसे बोरी की तरह मेरे सामने फेंक दिया, उसे घुटनों के बल झुका दिया। आंसू और नाक बहते हुए वो रहम की भीख मांगने लगी। मैंने इस दयनीय हालत को देखा और मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो एक कुचला हुआ ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल कप था, वही जो उसने मुझ पर फेंका था। मैंने उसे अब तक संभाल कर रखा था। मेरे हाथ में वो खाली कंटेनर तुरंत ही एक नए नूडल कप में बदल गया। मैंने पैकेजिंग फाड़ दी, नूडल्स और सीजनिंग पैकेट्स बाहर निकाल दिए और सिर्फ खाली पेपर बाउल छोड़ दिया। मैंने उसे लियो रुयान के सामने रख दिया। लियो रुयान जमीन पर पड़े उस खाली बाउल को देखती रही। उसका चेहरा लाश से भी ज्यादा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। कांपते हाथों से उसने वो पेपर बाउल उठाया। सबके सामने उसे खाने पर मजबूर हो गई। उसका चेहरा आंसुओं और नाक से भीगा हुआ था। चेनियान ये सब देख रहा था और आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसने किस तरह के खतरनाक इंसान से पंगा लिया है। उसके पैर जवाब दे गए और वो भी घुटनों के बल गिर गया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं बस चुपचाप लियो रुयान को देखता रहा जब तक उसने पूरा पेपर बाउल रैपर समेत निगल नहीं लिया। लियो बेस का पतन मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान था। अपने लीडर की एबिलिटी छिन जाने के बाद और मेरे तरीकों से डरे हुए उन्होंने बिना ज्यादा विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने दोनों बेसेस को मिला दिया और ब्लू बे बेस शहर के पूर्वी हिस्से का सबसे ताकतवर सर्वाइवर ग्रुप बन गया। लियो रुयान से निपटने के बाद मैंने अपनी सारी ऊर्जा बेस को विकसित करने और सुपरनैचुरल एबिलिटीज पर रिसर्च करने में लगा दी। अगर यह बात फैल गई कि मैं ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता हूं तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब तक मेरे पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होती, मुझे ये राज छिपाकर रखना होगा। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब बनाई जिसे मेरे पेरेंट्स संभालते थे, खास तौर पर उन इन्फेक्टेड लोगों के इलाज के लिए जिन्हें अभी भी बचाया जा सकता था। जिन जिन लोगों को मैंने ठीक किया वे मेरे प्रति बेहद आभारी हो गए और मेरे सबसे वफादार फॉलोअर्स बन गए। मेरा प्रभाव तेजी से बढ़ता गया। इस दौरान मेरा सामना दूसरे सर्वाइवर फैक्शन से भी हुआ। दोस्तों के लिए मैंने सप्लाईज और मदद दी, दुश्मनों के लिए मैंने कोई रहम नहीं दिखाया। धीरे धीरे लिन फैन का नाम एक लेजेंड बन गया। कुछ लोग मुझे स्लेवेशन का प्रीस्ट कहते थे तो कुछ डिस्ट्रक्शन का डीमन। लेकिन चाहे वे कुछ भी कहें, वे एक बात से इनकार नहीं कर सकते थे। मैं इस अपोकैलिप्सिक दुनिया के शिखर पर खड़ा था। अपोकैलिप्स के 5वें साल में ब्लू बे बेस 1 लाख लोगों की मेगासिटी में बदल चुका था। हमारे पास एक पूरी डिफेंस सिस्टम थी, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर था और सोशल ऑर्डर फिर से बहाल हो चुका था। यहां लोग फिर से मुस्कुरा रहे थे और मैं, इस शहर का निर्माता और रक्षक, अब बहुत कम ही पब्लिक में दिखाई देता था। मेरा ज्यादातर समय सिटी सेंटर के सबसे ऊंचे टावर पर बीतता था, जहां से मैं उस शहर को देखता था जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। मेरी एबिलिटीज भी अब पहचान से परे बढ़ चुकी थी। अब मुझे फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं थी, मेरी नजर के दायरे में आने वाली हर चीज को रिफ्रेश करने के लिए। मैं बंजर जमीन को रिफ्रेश करके उसे उपजाऊ बना सकता था। मैं दूषित पानी को रिफ्रेश करके उसे शुद्ध बना सकता था। मेरी ताकत अब एक असली गॉड के करीब पहुंच रही थी। शेनलिंग अब होप सिटी की सुप्रीम कमांडर बन चुकी थी। वो मेरे पीछे खड़ी थी, मुझे ताजा हालात की जानकारी दे रही थी। माय लॉर्ड, वेस्ट से एक बड़ा जॉम्बी होड़ आ रहा है, एक इंटेलिजेंट एस क्लास म्यूटेटेड जॉम्बी के साथ। एस क्लास जॉम्बीज अपोकैलिप्स की सबसे बड़ी तबाही होते हैं। हर एक में पूरी एक सिटी को तबाह करने की ताकत होती है। ये सुनते ही मेरी नजर दूर तक चली गई। मैंने उस काले सैलाब को देखा, सैकड़ों मिलियन जॉम्बीज का झुंड जो आसमान और सूरज को ढक रहा था, और उसके बीच में हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एक एस क्लास जॉम्बी किसी सम्राट की तरह बैठा था। ऐसा लगा जैसे उसे भी महसूस हो गया कि मैं उसे देख रहा हूं। उसकी खून जैसी लाल आंखें हवा में ही मेरी आंखों से टकरा गईं। एक भयानक मानसिक दबाव 100 मील की दूरी पार करके सीधे मुझ पर आ गिरा। शेनलिंग हल्का सा कराह उठी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन मैंने बस हाथ हिलाया और वो दबाव धुएं की तरह गायब हो गया। तैयार हो? शेनलिंग ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें स्थिर थीं। हॉप सिटी आपके साथ अंत तक खड़ी रहेगी। मैं मुस्कुराया और सिर हिला दिया। नहीं, हम मरने वाले नहीं हैं। मैं उसकी तरफ मुड़ा और इस शहर के हर इंसान की तरफ। यह अपोकैलिप्स यहीं खत्म होता है। मैं अकेला हॉप सिटी से बाहर निकला, शहर की दीवार के ऊपर खड़ा हो गया, उस जंबी की लहर का सामना करते हुए जो मानो आसमान और धरती को निगलने को तैयार थी। शहर के अंदर 1 लाख नागरिक मुझे बड़े स्क्रीन पर देख रहे थे। वे घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें भरोसा था। एस क्लास जंबी की दहाड़ जैसे उनकी आत्मा तक को हिला रही थी। उसने पूरे होड़ को आखिरी हमला करने का आदेश दिया। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए, जैसे पूरी दुनिया को गले लगा रहा हूं। सबको लगा कि मैं कोई दुनिया हिला देने वाला हमला करने वाला हूं, लेकिन वे गलत थे। मेरे चेहरे पर जरा भी किलिंग इंटेंट नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी करुणा थी। मेरी पावर कभी विनाश के लिए नहीं थी, वो पुनर्जन्म के लिए थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी ताकत छोड़ दी, कुछ भी रोके बिना। मैंने किसी एक जंबी को टारगेट नहीं किया, ना ही किसी एक जगह को, बल्कि इस घायल, टूटी हुई, मरती हुई दुनिया को टारगेट किया। समय जैसे थम गया। एक ऐसी रोशनी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, नरम लेकिन अनंत सफेद रोशनी मुझसे फूट पड़ी। वो रोशनी दुनिया भर में फैलती चली गई। जहां जहां वो रोशनी पहुंची, वहां पागल ज़ॉम्बीज वहीं रुक गए। उनका सड़ा हुआ शरीर ठीक होने लगा, उनकी धुंधली आंखें साफ हो गईं,
उनकी आंखों में भरी हिंसा और खून की प्यास उलझन और इंसानियत में बदल गई। वो रोशनी जमीन पर फैल गई, सूखी फटी हुई धरती से हरी घास उगने लगी, धूसर धुंध हट गई और एक साफ नीला आसमान दिखने लगा जिसे उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था। हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एस क्लास जम्बी डर के साथ देख रहा था कि उसका शरीर बदल रहा है। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे रोक नहीं सका। दुनिया की उत्पत्ति से आई इस आदिम शक्ति के सामने वो भी आखिरकार इंसान बन गया, अपने हाथों को खाली नजरों से घूरते हुए। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो चुकी थी। वायरस से इन्फेक्टेड हर इंसान सामान्य हो गया। अपोकैलिप्स से बर्बाद हर एनवायरनमेंट फिर से जीवित हो गया, जैसे वो 5 साल का डरावना सपना सिर्फ एक भ्रम था। होप सिटी के अंदर गहरी खामोशी छा गई। सब लोग स्क्रीन्स के जरिए इस चमत्कारी दृश्य को देख रहे थे, हैरानी में डूबे हुए। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। पहला इंसान खुशी से रो पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते गूंजती हुई खुशियों की आवाज इस पूरे शहर में फैल गई और पूरी नई बनी दुनिया में गूंज उठी। वे मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं शहर की दीवार पर खड़ा था, हल्की हवा को महसूस करते हुए। मैं मुड़ा और शेन लिंग को देखा। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। मैंने अनगिनत खुश चेहरों को देखा जो उम्मीद से भरे हुए थे। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने इंस्टेंट नूडल्स अनंत बार रिफ्रेश हो सकते थे और मेरे पैरों के नीचे ये दुनिया भी। Under the moonlight, just you and me, whispering love like the waves in the sea. Every heartbeat calling your name. I know you'll always feel the same. Blur तुम और मैं साथ चले दिल के रास्ते ले तेरे बिना सब है सुना तू जो साथ हो दुनिया हंसी Blur hold my hand don't let me go dancing in love let the feeling flow in your arms I found my home with you I'll never be alone Blur तुम और मैं you and me एक कहानी प्यार की सारी दुनिया छोड़ के बस तेरे साथ चलूं मैं Blur तुम और मैं एक कहानी प्यार की सारी दुनिया छोड़ के बस तेरे साथ चलूं मैं Blur तुम और मैं Blur तुम और मैं साथ चले दिल के रास्ते प्यार मिले तेरे बिना सब है सुना तू जो साथ हो दुनिया हंसी Blur hold my hand don't let me go dancing in love let the feeling flow in your arms I found my home with you I'll never be alone Blur तुम और मैं you and me एक कहानी प्यार की सारी दुनिया छोड़ के बस तेरे साथ चलूं मैं Blur तुम और मैं एक कहानी प्यार की सारी दुनिया छोड़ के बस तेरे साथ चलूं मैं I could be the sun, I could be the rain,
I could be the path leading you through the pain. I could be the whispers, I could be the name, I could be the truth if you'd call me again. I could be your story if you pull me close. I could be the window where the wind softly blows. If you ever wish for it, I'll rebuild the river again. If you ever wish for it, I'll rebuild the river again. I came through 1,000 warnings just for you. Only for you, only for you. Only for you, only for you, only for you. The sun made a promise, the rain made a vow, the roads kept their silence just for you somehow. The dust of the world spinning round and round, I gave into it all just to be around. I could be your story if you pull me close. I could be the window where the wind softly blows. If you ever wish for it, I'll rebuild the river again. If you ever wish for it, I'll rebuild the river again. I came through 1,000 warnings just for you. Only for you, only for you. Only for you, only for you, only for you. Your eyes, they shine like the stars at night. Every glance, they pull me into the light. Like moonlight on the ocean's tide, I'm lost in you and I won't hide. The sun may rise, but you're my sky. Every heartbeat, every sigh. If you accept me, I'll stay right here. Never leave you, never disappear. If you say yes, I promise I'll stay by your side. Every night, every day. Like the waves that never leave the shore, I'll love you forever, forevermore. Sound of waves crashing, followed by soft rhythmic claps to symbolize the waves' movement. I'll be your sun, I'll be your moon. Energy rising, a love that's in bloom. If you're with me, we'll never fall apart. Like the sea and the sky, we'll never be far. Your smile, it's like the morning light, warming me up, making everything right. Like the sea, you crashing with grace, and I'll find home in your embrace. The stars may fade, but you remain my constant, my sunshine through the rain. If you accept me, I'll hold you tight through the darkest hours, through the light. If you say yes, I promise I'll stay by your side. Every night, every day. Like the waves that never leave the shore, I'll love you forever, forevermore. Waves crashing, your love like the tide, never going, always by your side. Like the stars that light up the dark, I'll love you forever, you're my spark. If you say yes, I promise I'll stay by your side. Every night, every day. Like the waves that never leave the shore, I'll love you forever, forevermore. If you
need you here, I need you now. No one else can show me how. Every breath, every sigh brings me back to you somehow. Like the rivers need the sea, you are everything to me. Yet I walk this road alone, with your name inside my soul. All I need is you tonight. Hold me close, don't leave my side. Through the storm, through the rain, you're the fire in my veins. All I need is you tonight. Only you can make it right. Every tear, every smile, you're the dream I chased for miles. I burned in the sun, I drowned in the rain, still your love calls me again. You're the song my heart still sings, yet you fly with broken wings. If I lose you, if you go, I'll be lost in endless snow. Every road will fade away if you're not here to stay. All I need is you tonight. Hold me close, don't leave my side. Through the storm, through the rain, you're the fire in my veins. All I need is you tonight. Only you can make it right. Every tear, every smile, you're the dream I chased for miles. Burned in the sun, I drowned in the rain, still your love calls me again. You're the song my heart still sings, yet you fly with broken wings. If I lose you, if you go, I'll be lost in endless snow. Every road will fade away if you're not here to stay. I don't need fortune, I don't need fame. Without your love, it's all the same. You are the light, you are the way. Come back to me, don't fade away. All I need is you tonight. Stay with me and hold me tight. Through the dark, through the pain, I will never let you fade. All I need is you tonight. Only you can make it right. Every tear, every smile, you're the dream I chased for miles. Woke up smiling, no reason why. Then I saw your face and I knew just why. The world feels lighter when you're near. Even the rain sounds sweet to hear. Every little moment, every laugh we share feels like magic floating in the summer air. With you it's always sunshine. Even when the skies turn gray, you light up my whole life. Just by looking my way. No map, no plan, no sign, but I still find you every time. With you love feels like a never-ending sunshine. We dance through days that fly too fast, but you and me, we make them last. You turn the simple into gold. With you my heart feels brave and bold. You're the melody I didn't know I knew. Now every song sounds better with you. With you, with you it's always sunshine. Even when the skies turn gray, you light up my whole life. Just by looking my way. No map, no plan, no sign, but I still find you every time. With you love feels like a never-ending sunshine. I don't need the stars to wish upon. You're the dream I've had all along. Every step hand in hand we're strong. You're my heart, my soul, my song. Ooh, with you it's always sunshine. Even when the skies turn gray, you light up my whole life. Just by looking my way. No map, no plan, no sign, but I still find you every time. With you love feels like a never-ending sunshine. With you, it's always sunshine.
We dance through days that fly too fast. But you and me, we dance through days that fly too fast. But you and me, we make them last. You turn the simple into gold. With you my heart feels brave and bold. You're the melody I didn't know I knew. Now every song sounds better with you. With you, with you it's always sunshine. Even when the skies turn gray, you light up my whole life. Just by looking my way. No map, no plan, no sign, but I still find you every time. With you love feels like a never-ending sunshine. With you, it's always sunshine. Midnight's falling on your shoulder, but I'm not ready for goodbye. Your hands slipping like the moment, and I can see it in your eyes. You're thinking about the morning, but I'm caught up in the now. If love's a fleeting whisper, let's make it louder somehow. Stay a little longer, love. Lie a little closer, love. Let the world just wait outside. We got nowhere else tonight. Trace the silence on my skin. Tell me how your day has been. Stay a little longer, love. Stop forever here again. Second that you're near me feels like colors start to bloom. You're the calm inside the chaos. You're the light that fills the room. So if the stars decide to wander, let's give them something to see. Two hearts beating, just a whisper, but enough to set us free. Stay a little longer, love. Lie a little closer, love. Let the world just wait outside. We got nowhere else tonight. Trace the silence on my skin. Tell me how your day has been. Stay a little longer, love. Stop forever here again. We don't need to say a word. Just breathe me in and let it burn. I don't want this night to end, not when you feel like home again. Stay a little longer, love. Lie a little closer, love. We could write 1,000 songs right here where we both belong. Trace the silence on my skin. Fall asleep and fall back in. Stay a little longer, love. Let forever now begin. Every time I see your face, my heart beats at a different pace. Like a melody, soft and sweet. You're the song that makes me complete. With every touch, with every glance, I lose myself in this romance. No words could ever quite explain how you take away the pain. You're my sunrise, my midnight, the stars that shine so bright. Every moment feels so new because I'm lost in love with you. Your laughter is my favorite sound, like waves that kiss the shore so proud. Every whisper, every sigh keeps me dreaming through the night. With every touch, with every glance, I lose myself in this romance. No words could ever quite explain how you take away the pain. You're my sunrise, my midnight, the stars that shine so bright. Every moment feels so new because I'm lost in love
favorite sound, like waves that kiss the shore so proud. Every whisper, every sigh, keeps me dreaming through the night. With every touch, with every glance, I lose myself in this romance. No words could ever quite explain how you take away the pain. You're my sunrise, my midnight, the stars that shine so bright. Every moment feels so new, because I'm lost in love with you. Through every storm, through every rain, I choose your love again and again. No distance, time could pull apart. You're the rhythm of my heart. You're my sunrise, my midnight, the stars that shine so bright. Every moment feels so new, because I'm lost in love with you. So take my hand, let's dance tonight, underneath the silver light. Forevermore my heart is true, because I'm lost in love with you. Late night talks and coffee sips, you and me on a love trip. Every smile, every sigh, feels like stars are falling from the sky. तेरी बातें जैसे ख्वाब हो, हर पल तू मेरे साथ हो. दिल ये कहने लगा, तू ही मेरी हर दुआ. तेरे मेरे vibes match करते हैं, hearts like ours they just begin. पल दो पल में इश्क हो गया, तू मिला तो सब कुछ मेरा. No need to say a word tonight. Your eyes speak and it feels so right. तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, जैसे रास्ते बिना मंजिल के. तेरी हंसी में बसा है जहाँ, तू जो कहे तो चल दूँ कहीं. Baby, when you call my name, the world just stops, it's not the same. You're the rhythm in my soul, you complete me, you make me whole. तेरे मेरे vibes match करते हैं, hearts like ours they just begin. पल दो पल में इश्क हो गया, तू मिला तो सब कुछ मेरा. No need to say a word tonight. Your eyes speak and it feels so right. चांद भी शर्माए जब तू पास हो, तेरे बिना सब कुछ उदास हो. Hold me close, don't let go. We've got a love the world should know. तेरे मेरे vibes match करते हैं, hearts like ours they just begin. पल दो पल में इश्क हो गया, तू मिला तो सब कुछ मिल गया. No need to say a word tonight, 'cause baby we're just pure light. No need to say a word tonight, 'cause baby we're just pure light.